जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस के सीरीज़, जिसमें क्लास 6 से 12 तक की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड क्लास 6 से 11 की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 12 में, आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक में जो भी डाउट है, क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये क्लास कितनी हेल्पफुल आपके लिए हो रही है, क्योंकि आपके हर एक फीडबैक से हमारे बहुत ही मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपना फीडबैक अवश्य दिया करें। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे बुनावट पर। किस पे? बुनावट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे क्लास 12 चैप्टर 8, जिसमें फ्रेंड्स हम कवर कर रहे हैं क्या, हमारा चैप्टर आप ये देख पा रहे हैं, वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। कौन सा चैप्टर है? वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। इसको हम कवर कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। डिजाइन के विश्लेषण हमने देखे हैं, डिजाइन के दो पहलू देखे, फिर हम डिजाइन के हमने कारक देखे, डिजाइन के तत्व देखे, रंग क्या होता है, रंग सिद्धांत हमने पढ़ लिया, रंग के रूप देख लिए, और फिर हमने साथ ही साथ रंगों को पहचानना भी सीख लिया। वस्त्रों में रंग करना क्या होता है उसके बारे में हमने देखा। रंग योजना अथवा रंग सुमेल देखा, तो जिसके अंतर्गत रंग योजना के अंतर्गत रंग योजनाओं को दो मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें हमने दो मुख्य वर्ग कौन से देखे? संबंधित रंग योजनाएं और दूसरा हमने विषम रंग योजनाएं देखी। और संबंधित रंग योजना के भी 4 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास जो हमारी सुबह मॉर्निंग में हुई थी उसमें हमने चर्चा किया था। विषम रंग योजना के भी 5 प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी हमने सुबह की क्लास में पढ़ा था। और कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हुए होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी, यानी कि इतनी सारी चर्चा हमारा जो क्लास 8 का जो ये हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, इसमें हो चुकी है। तो आई होप आपको एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमने चैप्टर 8 में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। अब चलते हैं बुनावट देखते हैं। टेक्सचर के बारे में हम देखते हैं, टेक्सचर क्या होता है। तो बुनावट दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति होती है। कैसी? एक संवेदी अनुभूति होती है जो वस्त्र की स्पर्शी तथा दृश्य गुणवत्ता को बताती है। प्रत्येक स्पर्शी मतलब छूना है, और दृश्य देखना तो स्पर्शी तथा दृश्य गुणवत्ता को बताती है। प्रत्येक वस्तु की एक विशिष्ट बुनावट होती है, चाहे वह वस्त्र हो या अन्य वस्तु। ध्यान दीजिएगा, हर एक वस्तु की अपनी एक अलग बुनावट होती है, चाहे वह वस्त्र हो या फिर कोई वस्तु। तो बुनावट को निम्न तरीकों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, कपड़ा कैसा दिखाई देता है। आप समझ सकते हैं पहला जो तरीका क्या है बुनावट को समझने का। तो कपड़ा कैसा दिखाई देता है, जैसे चमकीला है, मंद है, अपारदर्शक है, पारदर्शक है, पारभासी है, घना, चिकना। दूसरा, कपड़े की प्रकृति कैसी है, कि कपड़ा यानी कि कपड़ा ढीला है, कपड़ा लटका हुआ है, कपड़ा बहुत कड़ा है, बाहर को निकला हुआ है, चिपकने वाला है, लहराता हुआ है, यानी कि किस प्रकार के कपड़े की क्वालिटी है, यानी कि कपड़े की प्रकृति कैसी है। तीसरा है, कपड़ा छूने पर कैसा लगता है, यानी कि कपड़ा छूने पर नरम लगता है या फिर कड़क लगता है, रूखा है, समतल है, उबड़ खाबड़ सतह वाला, खुरदरा या दानेदार। तो आपने ये देखा कि इन तरीकों से आप बुनावट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब कपड़े की बुनावट का निर्धारण करने वाले हम कारक देख लेते हैं। निर्धारण यानी कि निर्धारित। निर्धारित तो आप सभी समझते होंगे, यानी कि निश्चित करना, तय करना, सीमाओं में बांधना। इसी को हम क्या कहते हैं? निर्धारण करना। जैसे कि आपने तय कर लिया है, अपने आप को बांध रखा है कि आप जो है होम साइंस का जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसको पढ़ के आप टीजीटी का एग्ज़ाम निकालेंगे ही निकालेंगे। तो आपने अपने लक्ष्य को क्या कर लिया? निर्धारित कर लिया है। तो ऐसे इसमें क्या है, कपड़े की बुनावट का निर्धारण करने वाले हम कारक देख लेते हैं। तो कपड़े की बुनावट का निर्धारण करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जैसे रेशों, रेशे के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? रेशा। रेशे के प्रकार, प्राकृतिक या मानव निर्मित, उसकी लंबाई, उत्कृष्टता और उसके पृष्ठीय गुण। दूसरा, धागों का संसाधन और धागों का प्रकार। संसाधन की विधि, संसाधन के समय,
समावेशित घुमाव, धागे की उत्कृष्टता, धागे का प्रकार। तीसरा है वस्त्र निर्माण तकनीकी, बुनावट, बुनने का प्रकार और उसकी सघनता, बुनाई, नमदा बनाना, गूंथना, लेस या जाली बनाना। वस्त्र सज्जा, कपड़ा वस्त्र सज्जा में क्या है, वस्त्र सज्जा में कड़ा करना, मांड लगाना, आकार, मापन, गोंद लगाना। यानी कि वस्त्र सज्जा क्या है, कपड़ों को सजाना है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, मांड लगाते हैं। गोंद के बारे में भी हमने पढ़ा था, है तो मांड लगाना, आकार बनाना, कपड़े को आकार देना, उसका मेजरमेंट करना, गोंद लगाना, ये किसके अंतर्गत आता है, इस्त्री करना, कैलेंडरिंग करना, टेटरिंग, नैपिंग, परिष्करण करना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, वस्त्र सज्जा यानी कि कपड़ों को सजाने के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं की जाती है। पृष्ठीय सजावट, तो गुच्छे से सजाना, मखमली मुद्रण, कसीदा कार्य और सिलाई डिजाइन के प्रभाव, ये सारी प्रक्रिया किसके अंतर्गत की जाती है, पृष्ठीय सजावट के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा रेखा, बुनावट हमने देख लिया। अब देखते हैं रेखा। तो रेखा यानी कि लाइन, आप सभी परिचित होंगे लाइन से। तो लाइन को उस चिन्ह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दो बिंदुओं को जोड़ती है, उसमें एक आरंभ और एक अंत होता है। किसी डिजाइन के तत्व के रूप में यह वस्तुओं की आकृति प्रदर्शित करती है, गति प्रदान करती है और दिशा निर्धारण करती है। हमने कई बार मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है लाइन क्या है? लाइन के बारे में हम आप सभी पढ़ रखे हैं ना कि लाइन क्या है, दो बिंदुओं को जोड़ती है, तो उसी को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। रेखा और आकार मिलकर प्रत्येक डिजाइन के प्रतिरूप यानी कि पैटर्न का सृजन करते हैं। मूल रूप से रेखा दो प्रकार की होती है। रेखा क्या है, मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल रेखा यानी कि सिंपल लाइन, और दूसरी होती है वक्र रेखा यानी कि कर्व्ड लाइन। तो सिंपल लाइन यानी सरल रेखा को पहले देखते हैं। तो सरल रेखा एक दृढ़ अखंडित रेखा होती है जो अपनी दिशा के अनुसार विभिन्न प्रभावों का सृजन करती है। यह मनोवृत्ति का प्रदर्शन भी करती है। सरल रेखाएं भी तीन प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने रेखा पढ़ा, तो रेखा दो प्रकार की होती है, सरल यानी कि सिंपल लाइन, दूसरी है वक्र यानी कि कर्व्ड लाइन। और सरल रेखा के भी तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से, ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखाएं, दूसरा है क्षैतिज रेखाएं, तीसरा है तिरछी या विकर्ण रेखाएं। सभी ने मैथ में जिन्होंने पढ़ा है सभी ने पढ़ रखा होगा। तो देखते हैं ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखाएं। ये रेखाएं जमीन के साथ लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं, जिससे दृष्टि नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे की ओर गतिशील होती है और लंबाई का एहसास होता है। अतः छोटे कद वाले व्यक्ति के परिधान में लंबी सीधी रेखाओं के प्रयोग से उनके अधिक लंबे होने का आभास होता है। दूसरा है क्षैतिज रेखाएं। ये रेखाएं जमीन के समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं। कौन सी, क्षैतिज रेखाएं, जिसे दृष्टि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं गतिशील होती है और चौड़ाई का आभास होता है। अतः पतले व्यक्ति के परिधान में इन रेखाओं के प्रयोग से वह थोड़ा मोटा दिखाई देता है। तीसरी जो रेखा है तिरछी या विकर्ण रेखाएं। तिरछी रेखाओं की लंबाई चौड़ाई को घटाने बढ़ाने की क्षमता इनके ढालू होने के कोण पर निर्भर करती है। लंबाई की और कोण बनाने की स्थिति में ये रेखाएं लंबाई बढ़ाती प्रतीत होती है तथा आड़ी होने की स्थिति में ये चौड़ाई का आभास कराती है। तो ये हमने देख लिया तीन प्रकार की रेखा। अब देखते हैं जो सरल रेखाएं में हमने तीन प्रकार की रेखा देखी। अब वक्र रेखा देखते हैं, यानी कि कर्व्ड लाइन क्या होती है, किसी भी कोटि की गोलाई वाली रेखा होती है। गोलाई की कोटि वक्र का निर्धारण करती है। अल्प कोट की गोलाई सीमित वक्र और अधिक कोट की गोलाई एक वृत्तीय वक्र कहलाती है। कुछ वस्तुएं इन वक्रों से संबंधित है और उनके नाम उसी प्रकार हैं, जैसे परवलय, कुंडली, विस्पर, केसपिन, चाबुक की रस्सी अथवा सर्पाकार यानी कि 8 की आकृति आदि। लंबी और लहराती हुई वक्र रेखाएं अत्यंत मनोहर तथा लयबद्ध दिखाई देती हैं। बड़े गोल वक्र होने से लंबाई अधिक होने का भ्रम होता है। अब देखते हैं आकृतियां। हमने रेखा देख ली, कौन सी, दो प्रकार की, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा के भी हमने तीन प्रकार देखे। अब देखते हैं आकृतियां या आकार, जिसको हम शेप कहते हैं। तो आकृतियां या आकार विभिन्न प्रकार की रेखाओं को जोड़कर बनाए जाते हैं। ये द्विमीय हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, द्विमीय हो सकती है, जैसे वस्त्र या कागज पर कोई चित्रकारी या मुद्रण। ये त्रिविमीय भी हो सकती है, जिन्हें हम तीन या अधिक ओर से देख सकते हैं, जैसे कोन है, ये क्या है, ये त्रिविमीय है। क्यूबॉइड, स्फीयर आदि हैं। तो मानव शरीर या परिधान क्या है, ये त्रिविमीय है। अब देखते हैं आकृतियों के मूलभूत समूह। तो आकृतियों के चार मूलभूत समूह होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आकृति जो यानी कि शेप्स होते हैं, इनके चार मूलभूत समूह होते हैं। पहला कौन सा है देखते हैं।
प्राकृतिक आकृतियाँ, ये प्रकृति या मानव निर्मित वस्तुओं की समान आकृतियाँ जैसी होती हैं। कौन सी? प्राकृतिक आकृतियाँ। दूसरा है फैशनेबल शैली की आकृतियाँ, ये सरलीकरण या संशोधित प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं। इनका कुछ भाग विकृत या बढ़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। तीसरा है ज्यामितीय आकृतियाँ, ये गणितीय रूप से बनाई जाती है। इन्हें पैमाना, कंपास या अन्य मापक उपकरणों का उपयोग करके बनाया जाता है। चौथी जो आकृति है अमूर्त आकृतियाँ, ये मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, ये मुक्त रूप की होती हैं। कैसी होती है? ये मुक्त रूप की होती है। ये किसी विशिष्ट वस्तु जैसे दिखाई नहीं देती, बल्कि अपने व्यक्ति संबंधों के कारण ये विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न वस्तुएं हो सकती हैं। वस्त्र में आकृति और रूप का संबंध सामग्री के प्रभाव या सजावट, अलंकरण तथा कलाकृतियों के आकार पर और उनके स्थापन या आवृत्ति अर्थात अंतिम पैटर्न बनने से होता है। परिधान में यह रूपरेखा काटना और अंतिम विवरण को प्रदर्शित करता है। पैटर्न क्या है? तो ये एक या एक से अधिक प्रकार की आकृतियों के समूह को क्रमबद्ध शैली में समूहित करने पर जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे ही पैटर्न करते हैं। पैटर्न क्या होता है? तो एक या एक से अधिक प्रकार की जो आकृतियाँ, जो शेप्स होती हैं, उनके समूह को क्रमबद्ध शैली में समूहित करने की यानी कि लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पैटर्न कहते हैं, यानी कि प्रतिरूप कहते हैं। इन आकृतियों का समूहन भी प्राकृतिक रूढ़ि शैली का ज्यामिति अथवा अमूर्त हो सकता है। तो ये हमने देखा पैटर्न। नेक्स्ट हमारा है डिजाइन के सिद्धांत। इस पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कल की क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं तक करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या देखा एक बार आपको बता दूंगी। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा बुनावट के बारे में, यानी कि टेक्सचर के बारे में हमने चर्चा की। तो जिसमें हमने देखा कि बुनावट को हम कई तरीक़ों से स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं कि कपड़ा कैसा दिखाई देता है, कपड़े की प्रकृति कैसी होती है और कपड़ा छूने में कैसा लगता है। तो इन सभी के आधार पर हम बुनावट को स्पष्ट कर सकते हैं। कपड़े की बुनावट का निर्धारण करने वाले कारक हमने देखे। पहला कौन सा देखा? रेशा देखा। दूसरा धागों का संशोधन और धागों का प्रकार देखा। तीसरे में वस्त्र निर्माण तकनीकी देखी। चौथा वस्त्र देखा। पृष्ठीय सजावट देखी। तो ये सारे हमने क्या देखे? कपड़ों की बुनावट का निर्धारण करने वाले कारक, यानी कि कपड़ों की बुनावट को आप कह सकते हैं तय करने वाले, निश्चित करने वाले जो है वो क्या है, वो कारक हमने देखे। फिर हमने नेक्स्ट देखा रेखा, लाइन के बारे में पढ़ा। लाइन क्या होती है? दो बिंदुओं को जो आपस में जोड़ दे वही एक लाइन होती है। फिर हमने लाइन में भी देखा तो लाइन दो प्रकार होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा भी तीन प्रकार की होती है, ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, तीसरा है तिरछी या विकर्ण रेखाएं हैं। वक्र रेखा पे हमने चर्चा की। फिर उसके बाद हमने आकृतियां, आकार यानी कि शेप्स के बारे में चर्चा किया। तो आकृतियों के मूलभूत समूह देखे, जो अभी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। पैटर्न के बारे में भी हमने चर्चा किया। तो इतना सारा डिस्कशन हमारी आज की क्लास में हुआ। आई होप जितना भी हमने अभी पढ़ा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे डिज़ाइन के सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में? डिजाइन के सिद्धांत पे हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई भी ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपको समझ में ना आया हो, जिसका आपको मीनिंग समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व कराई जाएगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस अगर बेनिफिशियर हो, आपके काम की हो, समझ में आ रही हो, उससे आपको हेल्प मिल रही हो, प्लीज़ चाहते हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज़ से लाभान्वित हो सके, यानी कि इस सीरीज़ से लाभ प्राप्त कर सके और अपने स्टडी कंटिन्यू रख सके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।